नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। तो तिवारी जी, आज देसी अड्डा के दर्शकों के लिए आप क्या-क्या विषयों को बताने वाले हैं और किन-किन मुद्दों पर आपने एनालिसिस किया है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। देखिए अजय जी, चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं जी। और आज चर्चा कई बात की हो रही है। आज चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार मोदी को जिताने के लिए बस से निकल पड़े हैं। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने जी। और इसके लिए बिहार से 40 की 40 सीट जीत दिला दिया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार पहली बार अपने चुनावी इतिहास में मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी वो बस से यात्रा नहीं किए थे चुनाव प्रचार के लिए। जी। पहली बार वो बस से निकल रहे हैं। दूसरा ये खबर है कि तेजस्वी यादव बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और जिस तरह से उनके सभाओं में भीड़ जुट रही है, जी। वो ये इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो तेजस्वी यादव पूरा नहीं होने देंगे। 40 की 40 सीट जो जीतने का लक्ष्य रखा है नीतीश कुमार ने, वो कड़ी टक्कर होगी इस वो बार। कड़ी टक्कर मिल रहा है। तीसरा ये है कि जैसे सिवान में हिना साहब का क्या एक्शन है। सिवान में जो लोकसभा का सीट अनाउंस नहीं किया गया राजद के द्वारा, तो उसके बाद क्या एक्शन है ये भी बताएंगे। उसके बाद झंझारपुर सीट जो वीआईपी को चली गई है जी। और वीआईपी ने वहाँ किसको प्रत्याशी उतार रहा है, किसको उतार दिया है, उसके बाद वहाँ क्या नज़ारा है, ये बातें होंगी। उस पर भी बात होगी। उस पर भी बात होगी। फिर काराकाट का माहौल कैसे पवन सिंह के आने के बाद गरमाया है, जी। वो किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, इस पर भी बातचीत होगी। फिर बक्सर कैसे अश्वनी चौबे जब से आए हैं और आनंद मिश्रा अभी बैकफुट पे नहीं गए हैं, वे नहीं जाएंगे, ऐसे बक्सर की लड़ाई कैसे फंसी हुई है, इस पे भी बातचीत होगी। और शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को कैसे कड़ी टक्कर मिल रही है, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर मसाला काफी है आज दर्शकों के लिए। हाँ, मसाला तो इतना है कि आप सोचिए मत, जब जी। चुनाव ही है तो मसाला का कम कहाँ रहने का सवाल का है। बिल्कुल। हर क्षेत्र में कोई ना कोई गतिविधि बढ़ी हुई है जी। और इन गतिविधियों के बीच से कुछ गतिविधियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चलिए सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के निश्चय यात्रा की। नीतीश कुमार का जो रथ बना है इस बार, उसका नाम ही रखा गया है निश्चय रथ। वो इस निश्चय के साथ चला है कि 40 सीट में 40 सीट मोदी को वो दे देंगे और नीतीश कुमार अपने गढ़ में उस रथ से पहली बार प्रवेश किए हैं। मतलब वो आज नवादा, बिहार शरीफ, नालंदा, ये सब इलाकों में आज वो घूम रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वे बस से, जो रथ का निर्माण किया गया है, वो जा रहे हैं। इससे पहले वे हेलीकॉप्टर से जाते थे, कई सभाएं हुई हैं मोदी के साथ, लेकिन अब नीतीश कुमार अलग से जाएंगे। अलग से जाने के लिए मामला ये उठा है, जो मुझे लगता है कि लालू यादव ने जिस तरह से इस बार टिकट का वितरण किया है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज नीतीश कुमार को ही करना चाहते थे। कोयरी कुर्मी वोटों पर उनकी नज़र थी और इस लिहाज से कोयरी प्रत्याशियों को उतारने में, मतलब जिसे कुशवाहा कहते हैं, लालू यादव ने काफ़ी ध्यान दिया। कुशवाहा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अपना प्रत्याशी को ही वोट देते हैं, पार्टी चाहे कोई जो हो। जी। तो ऐसे में क्या समीकरण गड़बड़ होगा, उन समीकरणों को कैसे रोका जाए, इसी पर नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार इसके लिए नवादा से शुरुआत किया है, जो कि श्रवण कुशवाहा जहाँ से चुनावी मैदान में है। लालू जी का भी प्रयोग वहीं से है। हाँ, लालू जी का भी प्रयोग वहाँ से शुरू किए, वहाँ औरंगाबाद गया जी। और जमुई, ये 4 जगह पहले फेज के टिकट उन्होंने बांटे थे। उसके बाद नीतीश जी भी अपने गढ़ में घुस गए। तो अब वो हेलीकॉप्टर से घुसेंगे नहीं कि अब मुलाकात ही नहीं हो, वो गली गली और चौक चौराहे पे जाएंगे। रथ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कहीं हाइड्रोलिक से वो आ जाएंगे और माइक सब लगा हुआ है, बोल के लोगों को संबोधित करेंगे।
तो वे कुर्मी और कोयरी, ये दो जाति है, इसको तो वे गोलबंद करेंगे ही अपनी बातों से। इसके अलावे वे छोटी बड़ी सभा भी करेंगे इस दौरान। बिल्कुल। और पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति जिस पर नीतीश कुमार का पकड़ रहा है, उस पर वो काम करेंगे। और उसकी एक मानगी दिख भी गई जब आज वे चुनावी सभा में बोल रहे थे कि जब वे उनके आने के पहले क्या था, पति पत्नी का राज था, और पति पत्नी के राज में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश जी का ये कहना है। पांचवी कक्षा के बाद लड़कियां जो है वो पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं जाती घर से नहीं जाती थी, उनको माहौल नहीं था, उनको साधन संसाधन नहीं था, सुविधा नहीं थी उनको। तो सब नीतीश कुमार ने अवेलेबल कराया। बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, तो ये सब बातें बता रहे हैं, परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। और जब नीतीश कुमार अपने घर में निकले हैं और बिहार में जब लोगों से सीधा कनेक्ट करेंगे तो इसका असर भी दिखेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार सीधे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो देखिए, ये एक मामला है। दूसरा मामला तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस है उनका अभी जी, जहां जरा सा भी उनको कमजोरी महसूस होती है। अभी वे आज गया, जमुई और नवादा में आज उन्होंने सभा को संबोधित किया, इन लोकसभा क्षेत्रों के इलाकों में। तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, ये जाकर सीधे सीधे हमला बोलती है और अपनी बातों को बताती है। जैसे तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, परिवारवाद पर वो उन्होंने कहा कि जब मोदी जी आने वाले थे नवादा में, आज नवादा में वो बोल रहे थे कि मोदी जी जब नवादा में आने वाले थे तो मैंने समझा कि वो परिवारवाद पर बोलेंगे। मैंने उसी दिन उनसे कुछ सवाल पूछे कि बीजेपी से बड़ा परिवारवादी कौन है, जिसका जो नवादा में सांसद के लिए जिसको प्रत्याशी बनाए हैं वो भी परिवारवादी है, औरंगाबाद से, जमुई से, जहां से, गया से, सब के सब परिवार में लिप्त हैं। तो परिवारवाद पर आरोप लगाने से पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए। और इसके बाद मोदी जी ने वो सवाल ही छोड़ दिया। तो घेर रहे हैं तेजस्वी यादव। घर के बेटा का भी वो सवाल उठाए नवादा में, कहे कि घर के बेटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। श्रवण कुशवाहा ने उस तरह से कर दिखाया है। नीतीश कुमार के खिलाफ वो वैसा नहीं प्रहार कर रहे, एकदम गंभीर राजनेता की तरह नीतीश कुमार पर चुटकी ले रहे हैं और चुटकी लेकर मोदी पर हमला कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी की एक समझदारी होगी और इस पर भी चर्चा हो रहा है, युवाओं में भी काफी, और भीड़ काफी जुट रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि भीड़ तो 20 के चुनाव में भी हो रहा था काफी अच्छा, कितना तब्दील होगा, लेकिन ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होगा। नीतीश कुमार भी गांव-गांव घूम रहे हैं और ये भी घूम रहे हैं, तो फिर देखिए उसका क्या माजरा आता है। अब देखिए सिवान में की जहां तक बात है, सिवान में लालू यादव ने जो प्रस्ताव रखा था, लालू यादव का जो प्रस्ताव था, जिस बात की चर्चा थी कि क्या हिना साहब चुनावी मैदान में आरजेडी की कैंडिडेट होगी, तो हिना साहब ने साफ मना कर दिया है। हिना साहब आरजेडी का कैंडिडेट किसी भी कीमत पर नहीं होंगी, और उन्होंने कह दिया है तो अब इस बात पर विराम ही लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया तो अब कह दिया, अब इसके बाद कोई आगे मामला नहीं बढ़ेगा। हिना साहब आरजेडी के प्रत्याशी नहीं होंगी। इसके बाद आइए झंझारपुर। झंझारपुर से वीआईपी पार्टी ने गुलाब यादव के नाम को लगभग फाइनल कर दिया है, उनके नाम की घोषणा होनी बाकी है। गुलाब यादव चुनाव क्षेत्र में निकल पड़े हैं। गुलाब यादव की पत्नी भी विधान परिषद की सदस्य हैं, उनकी बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष है, वे खुद विधायक रह चुके हैं और अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछले बार के भी वो प्रत्याशी रहे थे, हालांकि पिछले बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जिस जातीय गणित के हिसाब से गुलाब यादव को चुनावी मैदान में लाया गया है कि सहनी का वोट, यादव का वोट, मुस्लिम का वोट, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट यदि जुटेगा तो इधर चुनावी संभावनाएं एक नया समीकरण बनेगी।
तो अब इसी लिहाज से, हालांकि वहाँ खुद पिछड़ी जाति के जदयू ने भी उतारा है उम्मीदवार को, देवेंद्र प्रसाद यादव जो वहाँ के एक यादव नेता हैं, काफ़ी कई बार सांसद रह चुके हैं, वे आरजेडी के खिलाफ में हैं। तो देखना है कि वहाँ समीकरण अब कैसा होता है। इसके बाद आइए काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जिसकी चर्चा कम हो रही थी। अचानक जब से पवन सिंह ने ये ऐलान किया है कि काराकाट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तब से काराकाट की चर्चा बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में कई तरह की बातें हो रही हैं कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को उतारा है, फिर कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन उन सब बातों में कोई दम नहीं है। पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि चुनाव लड़े। पिछले बार भी वो नहीं लड़े, इसी तरह उनको टिकट नहीं मिला। इस बार भी आसनसोल से टिकट मिला, जहाँ से वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो टिकट उन्होंने वापस कर दिया। अब वो काराकाट से फाइनली ये कहते हुए कि माँ ने हमें आदेश, माँ को हमने वचन दिया था कि चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी इच्छा के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। और काराकाट में राजपूतों की एक अच्छी खासी आबादी है, और पवन सिंह पावर स्टार माने जाते हैं, तो जब वो लड़ाई करने जाएंगे तो फिर मुकाबला तो दिलचस्प होगा ही, और दूसरा स्टार को देखने की ललक भी होती है। तो वे जहाँ जाएंगे और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ तो काफ़ी आपको दिखेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह जाकर कहीं भी खड़ा हो जाए तो वहाँ भीड़ नहीं होगा। भीड़ तो लाखों होंगे, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होंगे, उस समय ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि पवन सिंह के आने से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि वहाँ से जो राजा राम सिंह हैं वो भी कुशवाहा जाति के हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के हैं, और पवन सिंह जो राजपूत वोट है, जो कि बीजेपी का वोट बैंक वहाँ माना जाता है, उस वोट बैंक में सेंधमारी हो गई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल होने वाली है। तो अब देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा कितना उसको होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। वे जानते हैं कि सही समय पर वोट किसे देना चाहिए। अब ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह जो आ रहे हैं वो बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो बीएसपी के टिकट पर यदि उतरते हैं तो राजपूत और प्लस भाजपा का जो अपना कैडर वोट बैंक है उसके सहारे चुनावी मैदान में होंगे। तो देखना है कि पवन सिंह का क्या होता है काराकाट के मैदान में। अब आइए बक्सर जहाँ से काफ़ी लड़ाई देखने को मिली है, दिलचस्प हो गया मुकाबला, दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आनंद मिश्रा धरती पुत्र कहकर अपने आप को चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आरजेडी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह हैं। तो आरजेडी की मुश्किलें ददन पहलवान बढ़ा रहे हैं, और मिथिलेश तिवारी की मुश्किलें आनंद मिश्रा बढ़ा रहे हैं। असमनी चौबे इस बीच बक्सर पर के मामला पे मुख्य दर्शक हैं। हाँ, मतलब उनको टिकट नहीं मिला है, वे नाराज हैं, लेकिन वो कह भी रहे हैं कि मैं बक्सर का बेटा हूँ, मैं राजनीति से इतना छोड़ने वाला नहीं हूँ, बक्सर मेरी कर्म भूमि रही है। हालांकि वो भागलपुर से हैं। तो अश्वनी चौबे अंततः जाते जाते अंत में वो क्या करते हैं, और आनंद मिश्रा जो है कितने देर तक टिके रहते हैं, ये देखना बाकी है। अब उसी तरह शिवहर की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। शिवहर में लवली आनंद के खिलाफ रितु जायसवाल चुनावी मैदान में है। इससे पहले वो वैश्य समुदाय से आते हैं, इससे पहले वहाँ रमा देवी वैश्य समुदाय की ही वहाँ पे सांसद थी बीजेपी की, कई बार की सांसद। उनका टिकट कटा गया क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा हो गई थी। तो वैश्यों में एक तरह से नाराज़गी देखा जा सकता है बीजेपी को लेकर, क्योंकि उधर शिवहर में भी कटा, और सीतामढ़ी में जो सुनील कुमार पिंटू थे वो भी वैश्य समुदाय से आते हैं, तो उनका भी टिकट जदयू ने काट दिया। तो इस लिहाज से अगल बगल के सभी सीटों पर वैश्य समुदाय का टिकट कट जाने से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन अंततः मोदी के नाम का सहारा है। हाँ, मोदी के नाम का सहारा है, क्योंकि उनका असली नेता जो है वो वैश्य का नेता, तो अब नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता कौन माना जाएगा। तो इस स्थिति में देखिए शिवहर में क्या होता है, और पूरा जो समीकरण है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिहार में आज तरह तरह के राजनीतिक हलचल हो रहे हैं। कांग्रेस भी अब कल तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में आगे क्या हो रहा है। तो चुनावी चर्चा में राकेश जी के साथ हमने आज कई विषयों और कई मुद्दों पे बात की। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे सभी अपने अपने जीत के दावे तो कर रहे हैं,
और सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो जनता के हाथ में है। चुनाव के बाद ही इसका नतीजा पता चल पाएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।